अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद यूनुस है। मैं गवर्नमेंट सेक्टर में एज अ लेक्चरर सर्व कर रहा हूँ। PSGK एकेडमी के प्लेटफॉर्म से पास्ट पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। रिसेंटली एक पेपर हुआ है जूनियर क्लर्क का 20 दिसंबर को। उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हो गए थे, उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करते हैं, जिसमें है कि विच सहाबी परचेज दी रोमा वेल फॉर मुस्लिम्स। वो कौन से सहाबी थे जिन्होंने बेरे रूमा का कुआं जो है ना मुसलमानों के लिए ख़रीदा था। तो इसमें हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था कि सहाबा में से कौन सा सहाबी ऐसा होगा जो कि मुसलमानों के लिए ये कुआं ख़रीदेगा, क्योंकि पीने के पानी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। तो मुसलमानों को वो महंगे दामों पानी फ़रोख्त करता था। रूमा नाम का एक यहूदी था, उसकी मलकियत था ये कुआं। तो हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मालदार थे, वो आगे आए और उन्होंने ये कुआं ख़रीदा और मुसलमानों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, बल्कि मदीना में जितनी भी आबादी थी सारी आबादी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट वो कुआं जो है ना वो वक्फ़ कर दिया। तो रूमा का कुआं जो है ना बेर रूमा हज़रत उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ख़रीदा था। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच बैटल फाउट अगेंस्ट मुसैलमा कज़ाब। मुसैलमा कज़ाब ये झूठा नबूवत का दावेदार था, झूठा नबी था, ठीक है। इसने नबूवत का दावा किया तो इसके खिलाफ जंग लड़ी गई। उस जंग का नाम पूछा गया है, उस जंग का नाम है जंगे यमामा। और ये वो जंग है जिसमें सबसे ज़्यादा हुफ़ाज़ कराम जो है ना वो शहीद हुए। इसमें PPSC में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जंगे यमामा में कितने हाफिज़ शहीद हुए, तो 70 हुफ़ाज़ कराम जो है ना जंगे यमामा में शहीद हुए थे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, स्पॉइल्स ऑफ वार ब्रीफ इन विच सूरा ऑफ होली कुरान। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिसमें स्पॉइल्स ऑफ वार यानी माले गनीमत, ठीक है, माले गनीमत का जिक्र किया गया है। तो सूरा अनफाल, अनफाल से मुराद ही माले गनीमत है, ठीक है। तो सूरा अनफाल में स्पॉइल्स ऑफ वार का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इंग्लिश का क्वेश्चन है जिसमें स्पीच को चेंज करना है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का ये क्वेश्चन है। इसमें है व्हाट डिड यू से शी आस्क्ड। तो इसमें हमारे पास बनेगा शी आस्क्ड, अब इसमें हम दैट नहीं लगाएंगे, ठीक है। दैट हम इस वजह से नहीं लगाएंगे कि ये यहाँ पे वट फैमिली से शुरू हो रहा है, WH फैमिली से शुरू हो रहा है, ठीक है, वट। उसके बाद हम लगाएंगे, ये डिड है तो हम यहाँ पे लगाएंगे, डिड की जगह पे लगाएंगे हैड, ठीक है। ये बेसिकली पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है, हैड। उसके बाद यहाँ पे ये शी है, ठीक है, तो यहाँ पे अब हम आई लगाएंगे, ठीक है। आई से की जगह पे हम अब लगाएंगे सीन, सेड। अच्छा, इसमें हमें ये भी देखने को मिले थे कि कुछ क्वेश्चंस जिनमें ये कुछ बच्चों की तरफ से आए थे जिनमें ये से की जगह पे लिखा हुआ था सी, SEE, ठीक है। अगर तो ये से था तो फिर इस तरह बनेगा, एंड पे सेड लग जाएगा। अगर ये हमारे पास था सी तो फिर हम इसकी जगह पे सीन लगाएंगे, थर्ड फॉर्म इसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चेंज द वॉइस, ठीक है, इसको हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। हु इज हेल्पिंग यू, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें हमने वॉइस में चेंज करना होता है, ठीक है, पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है और उसमें हु आ जाए तो उसको हम हु को चेंज करते हैं बाय हुम में, ठीक है। अब हम करेंगे बाय हुम आर। अब यहाँ पे यू है तो इसके हिसाब से आर लगेगा, ठीक है।
बाय हुम आर यू बीइंग हेल्प्ड। अब यहाँ पे ing लगा हुआ है तो हम बीइंग यूज करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट हम लास्ट पे इस पे यूज करेंगे थर्ड फॉर्म हेल्प। क्वेश्चन नंबर 6 है करेक्ट यूज ऑफ हार्डली। हार्डली का करेक्ट यूज बताना था। अब उसने यहाँ पे स्पेस दी हुई थी, ठीक है, यानी यहाँ पे उसने पूछा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे व्हेन का यूज किया गया था। और यहाँ पे देखें हैड एंटर्ड, ठीक है। हैड से पहले हार्डली यूज करते हैं जब हम कनेक्टर के तौर पे या ऐसे प्रेपोजिशन इसको यूज कर रहे होते हैं, ठीक है, या एडवर्ब के तौर पे आप कह लें जब यूज कर रहे होते हैं। इसमें हमने ये देखना था कि अगर यहाँ पे व्हेन है, व्हेन और हार्डली का आपस में कनेक्शन होता है। अगर व्हेन यूज हुआ है तो फिर हम हार्डली जो है ना वो यूज करेंगे। ये होता है कि एक इवेंट हुआ है अभी, जैसे हार्डली हैड शी एंटर्ड द रूम, अभी वो रूम में एंटर हुई। व्हेन जब लाइट वेंट आउट, लाइट चली गई, ठीक है। तो देखिए जैसे ही वो एंटर हुई तो लाइट चली गई। तो ऐसा आपके पास रिलेशन जिसमें फौरन से काम हो रहा हो, ठीक है, तो उसमें हार्डली का पेयर बनता है व्हेन के साथ, ठीक है। तो व्हेन यूज हुआ था तो वहां से हमने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे हार्डली यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है विच एलिमेंट फाउंड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में वो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? रेड ब्लड सेल्स का जो हीमोग्लोबिन होता है उसमें वो कौन सा एलिमेंट पाया जाता है जो कि हमें एनीमिया से भी बचाता है। अब दो हिंट हो गए हमारे पास, एक एनीमिया से बचाता है कौन सा एलिमेंट, सेकेंडली वो हेमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के हेमोग्लोबिन में पाया जाता है, तो वो हमारे पास आयरन है। नेक्स्ट लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। लाइट ईयर बेसिकली जो बड़े बड़े डिस्टेंसेस होते हैं ना उनको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे एक गैलेक्सी दूसरी गैलेक्सी से कितनी दूर है। क्वेश्चन नंबर 9 है श्रिंकेज ऑफ विच इज टेकिंग प्लेस ड्यू टू ओवर यूज ऑफ वाटर, ठीक है। और किस रिवर का वाटर है? एमो रिवर का वाटर और सायर रिवर। इन दो रिवर्स का वाटर हम बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज कर रहे हैं, ठीक है, जहां पे भी ये अभी मौजूद है। ये बेसिकली सेंट्रल एशिया में है, कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान वगैरह के दरमियान है बेसिकली अरल सी, ठीक है। तो अरल सी जो है ना, अरल सी श्रिंक हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जो दो दरिया ऐसे हैं जो कि अरल सी के अंदर गिरते हैं। एक एमो रिवर गिरता है, ठीक है, दूसरा हमारे पास सेर रिवर गिरता है। अब इसका वाटर भी जो है वो यूज हो रहा है, ठीक है, इसका वाटर भी यूज हो रहा है। अब पानी कम आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो अरल सी है वो श्रिंक हो रहा है, ठीक है। पानी का सोर्स जो है ना, ये दो दरिया हैं, ये दो दरिया पीछे यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं सेंट्रल एशिया के अंदर, ठीक है। तो इसकी वजह से जो ये अरल सी है इसकी श्रिंकेज हो रही है, ये श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, इसकी जो विड्थ है या जखीरा है टोटल ओवरऑल। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम मूव करेंगे, पेबल्स फाउंड अलोंग द रिवर बेल्ट। दरिया के जो किनारे हैं उसमें छोटे छोटे पत्थर जमा हो जाते हैं, पेबल्स या कीचड़ या मट्टी या गारा इस तरह जमा होता है। जैसे ही दरिया अपना पाथ चेंज करता है तो उसका वो जो पाथ दूसरा लेता है, तो पहले वाला जहाँ पे वो पहले फ्लो कर रहा होता है, ठीक है, वहां पे जो है ना वो पत्थर छोटे छोटे जमा हो जाते हैं। उन पत्थरों का क्या नाम था ये पूछा गया है, ठीक है। उनको हम अलूवियल बोलते हैं, ठीक है, उन पत्थरों को हम अलूवियल्स बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे वो पत्थर पाए जाते हैं उसको हम अलूवियल सोइल बोलते हैं, दरिया के साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मीरानी डैम। मीरानी डैम बेसिकली बलूचिस्तान में है, ठीक है, और पीपीएससी में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीरानी डैम जो है वो कौन से रिवर के ऊपर है। तो मीरानी डैम बेसिकली दश्त रिवर के ऊपर है, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो स्पेसिफिकली किसके लिए यूज किया जाता है। तो मीरानी डैम बेसिकली इरिगेशन पर्पस के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम, ठीक है, वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच इरा। किसके दौर में बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था? तो ये अयूब खान साहब के दौर में इंट्रोड्यूस किया गया था 1959 में, और इसमें तकरीबन 80,000 जो डेमोक्रेट्स थे, बेसिक डेमोक्रेट्स,
उनका पहले इंतखाब किया गया, ठीक है, जैसे हमारे लोकल इलेक्शंस होते हैं, फिर उन्होंने नेक्स्ट जो है ना वो सदर का इंतखाब करना था। तो बेसिकली इसका कंप्लीट आइडिया ये था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि 1 यूनिट बिल वाज अप्रूव्ड ऑन। 1 यूनिट बिल जो है वो कब अप्रूव हुआ? अब यहाँ पे उसने अप्रूव्ड ऑन का वर्ड यूज किया है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो 30 सितंबर 1955 बनेगा। अगर वो ये पूछता कि कब अनाउंस किया गया था, तो फिर हमारे पास ये 22 नवंबर 1954, एक साल पीछे मोहम्मद अली बोगरा साहब जो है ना, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम 1 यूनिट जो है वो बनाने लगे हैं। जो वेस्ट पाकिस्तान के 4 प्रोविंसेस हैं या 3 प्रोविंसेस हैं, उनको इकट्ठा करने लगे हैं। वो एक प्रोविंस के तौर पे कंसीडर होंगे, ठीक है, और ईस्ट पाकिस्तान दूसरे प्रोविंस के तौर पे कंसीडर होंगे। और आपको ये पता ही है कि 1955 के बाद 1970 तक जो है ना ये 1 यूनिट रहा, फिर उसके बाद डिसॉल्व हुआ। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, स्पार्को फाउंडेड इन, ठीक है, ईयर पूछा गया था। स्पार्को 1961 में बनी थी, ठीक है। स्पार्को बेसिकली एब्रीवेशन है, आप सुन लीजिएगा, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन, ठीक है, स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन का ये भी पूछ लेता है, ठीक है। और स्पार्को का हेडक्वार्टर जो है वो कराची में है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है पीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, पर्पस ऑफ कैबिनेट मिशन इन 1946 टू विजिट इंडिया। इंडिया को जब विजिट किया कैबिनेट मिशन में, तो उसका पर्पस क्या था, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया ने कैबिनेट मिशन ने विजिट किया इंडिया को, तो उसका बेसिकली पर्पस ये था कि उन्होंने बनाना था यहाँ पे टू मेक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए जो है ना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था, कोई फ्रेमवर्क बनाना था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने तो कह दिया था कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएं, इस पे एफर्ट्स भी हो रही थी, लेकिन कोई फैसला कुन उसमें नहीं आ रहा था, ठीक है, रिजल्ट। तो फिर उन्होंने कैबिनेट मिशन को भेजा। कैबिनेट मिशन बेसिकली उन्होंने अपनी कैबिनेट जो है ना यूके की जो पार्लियामेंट थी, वहाँ से बंदे भेजे थे, इस वजह से उसका नाम कैबिनेट मिशन पड़ा, ठीक है, कि आप वहाँ पे जाएं और जो फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया का फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह का होगा, ठीक है, उसमें उनकी हेल्प करें, उनसे भी इनपुट लें। जो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, मुस्लिम लीग थी और कांग्रेस थी, ठीक है, और बाकी जो छोटे फैक्शंस थे उनसे। तो बेसिकली ये उसका पर्पस था कि फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था इंडिया का। अब उसमें वहाँ पे एक ऑप्शंस क्या थे, ठीक है, ये कंफर्म नहीं हो सका, तो इसका बेसिक पर्पस आपने ये ज़हन में रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है, हु सपोर्टेड द मुस्लिम लीग एज मैस मूवमेंट। तो इसमें कायदे आजम ने जो है ना वो मैस लेवल पे स्टार्ट किया था सपोर्ट करना। पहले मुस्लिम लीग को भी पॉलिटिकल एलीट पार्टी कंसीडर किया गया था कि ये एलीट्स की पार्टी है, ठीक है, लेकिन कायदे आजम ने कहा कि इसको ना हम लेके जाते हैं बेसिक ग्रास रूट लेवल पे, जितने भी मुस्लिम हैं ना हम उनको इसमें शामिल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हाईएस्ट रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी, तो अब पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट रैंक पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, लेकिन जो 27th नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाईएस्ट रैंक ऑफ पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान आर्मी का हाईएस्ट रैंक इस वक्त जो है वो फील्ड मार्शल है, ठीक है। 27th अमेंडमेंट के बाद हाईएस्ट रैंक जो है पाकिस्तान आर्मी का वो फील्ड मार्शल है। इससे पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, पहले ये एजाजी तौर पे था, ठीक है, ऑनरेरी था। अब इसमें ना उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी गई है, ठीक है, इस वजह से ये हाईएस्ट रैंक बनेगा हमारे पास पाकिस्तान आर्मी का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन। तो ये बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला क्वेश्चन है। माउंट एवरेस्ट हमें पता है नेपाल में है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है,
यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन वाज अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो एक डिक्लेरेशन था ह्यूमन राइट्स का यूनिवर्सली, ठीक है, पूरी दुनिया के लिए, आलमगीर, ठीक है, वो यूएन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था, ठीक है, 1948 में। और ये इसकी एग्जैक्ट डेट अगर हम देखें तो वो 10 दिसंबर को इन्होंने 10 दिसंबर को ये अडॉप्ट किया गया था यूएन जनरल असेंबली की तरफ से, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 है, टेलीफोन वाज इन्वेंटेड बाय ग्राहम बेल। अच्छा, इसमें कभी कभी वो ईयर भी पूछता है, तो वो 1876 बनेगा टेलीफोन। और मोबाइल फोन जो है, जैसे आपको पता है, वो मार्टिन कूपर ने डिस्कवर किया, बनाया था, इन्वेंट किया था, ठीक है। तो उसका ईयर जो है वो 1973 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, ये भी बहुत ज्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, ठीक है। यूएस एंड अफगान तालिबान पीस एग्रीमेंट, ठीक है, ये यूएस और अफगान तालिबान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, अमन मुआहदा, ठीक है, बड़ा फेमस है, ये 2020 में हुआ था, ठीक है। तो ये किस सिटी में हुआ था? बेसिकली इसमें मीडिएशन की थी कतर ने, ठीक है, और ये दोहा में हुआ था, जो कि कैपिटल है कतर का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है, बहुत आसान सवाल है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। आपको पता है ये 1956 में जो है ना, पाकिस्तान बनने के तकरीबन 9 साल बाद पाकिस्तान का पहला कॉन्स्टिट्यूशन 1956 में आया था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है, द डिवाइस मोस्ट कॉमनली रिकॉग्नाइज्ड एज बोथ एन इनपुट एंड आउटपुट। वो डिवाइस जो इनपुट और आउटपुट दोनों के तौर पे वर्क करती है, तो वो हमारे पास टच स्क्रीन है। इसमें हम इनपुट भी देते हैं, ठीक है, जैसे हम स्वाइपिंग वगैरह ऐसे कर रहे होते हैं, ठीक है, या टैप उसके ऊपर टैपिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये हमें आउटपुट भी प्रोवाइड कर रही होती है, स्क्रीन में हमें चीज़ें नज़र आ रही होती हैं। तो टच स्क्रीन इसका ऑप्शन बनेगा, जो इनपुट भी है आउटपुट भी है, ठीक है। 24 क्वेश्चन नंबर है, द फीचर दैट सेव, ये भी बहुत ज़्यादा रिपीट होता है क्वेश्चन, सेव डॉक्यूमेंट सेव करता है ऑटोमेटिकली आफ्टर सर्टन इंटरवल। तो ये आपको पता है ऑटो सेव है, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ठीक है, एमएस ऑफिस पे, एक्सेल पे कर रहे हैं, वर्ड पे या पावर पॉइंट पे, तो वो ऑटोमेटिकली तकरीबन जो 10 मिनट्स के बाद ना उसको सेव कर रहा होता है। अगर आप सेव ना भी कर रहे हो तो, ठीक है, तो वो ऑटो सेव खुद ब खुद सेव कर रहा होता है, ठीक है। ऑटो सेव को हम जो है ना ऑटो रिकवर भी बोलते हैं, ऑटो रिकवर का वर्ड भी वो यूज कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। ये बेसिकली सुपर स्क्रिप्ट जो है ना, ये फॉन्ट स्टाइल नहीं है, बल्कि ये फॉन्ट इफेक्ट है, ठीक है। और सुपर स्क्रिप्ट में आपको पता है कि किसी भी चीज़ को हम जो है ना वो ऊपर लिखते हैं, जैसे ये एक्स है, इसके ऊपर पावर अगर 2 लगा दें, ठीक है, तो ये ऊपर जो ये चीज़ मौजूद होगी इसको हम सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं, ठीक है। और अगर हम सब स्क्रिप्ट की बात करें तो उसमें मिसाल के तौर पे H2O मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे ये जो 2 लिखा गया है ये सब स्क्रिप्ट में लिखा गया है, यानी हम अगर ऊपर लिखेंगे, ठीक है, तो वो सुपर स्क्रिप्ट होगा, अगर नीचे लिखेंगे किसी वर्ड के तो वो हमारे पास सब स्क्रिप्ट होगा, ठीक है। ये जैसे हमें हमारे फेवरेट मेंटोर असलम साहब ने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सुपर ऊपर, ठीक है, सुपर ऊपर, ये आपने याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, टू एक्सपैंड अ कंटेंट, ठीक है, कंटेंट को हमने एक्सपैंड करना है एंड इंक्रीज अ जूम साइज, जूम साइज को इंक्रीज करना है, तो उसके लिए आपको पता है कि प्लस का साइन यूज होता है, ठीक है। अगर जूम इन जूम आउट, उसमें जूम आउट के लिए प्लस का साइन यूज होता है, वो तस्वीर को बड़ा कर देता है। जूम इन के लिए माइनस का साइन, वो तस्वीर छोटी करना शुरू कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 है, द पर्पज ऑफ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का क्या पर्पज है? बेसिकली ये डाटा को सेंट्रलाइज करता है, डिसेंट्रलाइज करता है, ठीक है। डिसेंट्रलाइज से मुराद ये है कि कोई सिंगल पर्सन जो है ना वो उस डाटा को
यूज़ नहीं कर रहा होता या उस डाटा तक उसकी एक्सेस नहीं होती या उसको मैनेज नहीं कर रहा होता, बल्कि एक से ज़्यादा लोग जो है ना मुख्तलिफ जगह से उसको यूज़ कर रहे होते हैं, उसको रेगुलेट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक्सपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 है, फंक्शन इज यूज टू कैलकुलेट। अच्छा, इसमें कौन सा फंक्शन है जो रोज और कॉलम्स को एड अ रेंज ऑफ, इसमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये होनी चाहिए थी, यूज टू एड अ रेंज ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कॉलम्स और रोज की पूरी रेंज को कौन सा फंक्शन जो है ना वो ऐड करता है, तो वो ऑटोसम है। ऑटोसम से चीज़ें जो है ना ऐड अप हो जाती हैं, रोज और कॉलम्स की एक पूरी रेंज जो है ना वो ऐड हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 29, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। सार्क हेडक्वार्टर भी कह सकता है, सेक्रेटेरिएट का वर्ड भी यूज कर सकता है, ठीक है, दोनों एक ही चीजें हैं, ठीक है। तो ये सार्क का हेडक्वार्टर आपको पता है खटमंडो में है। बेसिकली अगर सार्क ये पूछा जाए कि बनी कहाँ थी, तो वो तो ढाका में बनी थी, ठीक है। 1985 8 दिसंबर 1985 में ढाका में बनी थी सार्क, ठीक है। सेक्रेटेरिएट इसका खटमंडो में हो जाएगा। विच वन इज नॉट अ टाइप ऑफ मार्जिन। मार्जिन बेसिकली हमारे पास 4 होते हैं, बल्कि 5 आप ये कह लें, एक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, 4 ये हो गए, और एक गटर मार्जिन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर का वर्ड था ना, ये मार्जिन नहीं है, बल्कि सेंटर हमारे पास अलाइनमेंट होती है, जिसके लिए हम कंट्रोल+E की यूज करते हैं, कंट्रोल+E। नेक्स्ट, नोट पैड इज यूज्ड फॉर। नोट पैड जो है ना बेसिकली टेक्स्ट एडिटर के तौर पे यूज किया जाता है। टेक्स्ट को आपने एडिट करना है या उसमें कोई एडिशन करनी है, ठीक है, तो उसके लिए नोट पैड जो है यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 में है कंट्रोल+O। ये शॉर्टकट की है। अगर हम ये शॉर्टकट की पावर पॉइंट में यूज करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, तो O से आप ये ज़हन में रखें ओपन, तो डायलॉग बॉक्स जो है ना ये ओपन हो जाएगा अगर हम कंट्रोल+O करते हैं तो। क्वेश्चन नंबर 33 में देखें, डैश इज अ रॉ फैक्ट्स टू कन्वर्ट मीनिंगफुल, ठीक है। अब ये बेसिकली आपके पास इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन सारी पुट की गई है, ठीक है, और उसमें जो है ना इंफॉर्मेशन की और डाटा की डेफिनेशन को इकट्ठा कर दिया गया है। तो इसमें जो डाटा होता है ना, डाटा बेसिकली, ठीक है, ये रॉ फैक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिनका मतलब नहीं बन रहा होता, उनको फिर हम क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ठीक है, इनपुट के तौर पे, और वो उसको फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन में, ठीक है। डाटा किस में कन्वर्ट हो जाता है, इन्फॉर्मेशन में। इन्फॉर्मेशन ऐसा डाटा होता है जिसकी कोई ना कोई समझ आ रही हो, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है, विच वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास MS Excel जो है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, या वर्ड हो गया, पावर पॉइंट, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है, जो किसी खास मकसद के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है। इसमें ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास 16, ये जो यहाँ पे लगाया हुआ है स्टार, इसका मतलब है मल्टीप्लाई। अगर हम 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, 16 5 आर 80, ठीक है। ये -2 अभी हम वैसे लिख देते हैं, प्लस इसको हल कर लेते हैं, 84 में से 3 माइनस करेंगे तो हमारे पास 81 आंसर आएगा, ठीक है। अच्छा, ओवर 3 रेज़ टू द पावर 2, इसका मतलब है 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 3 का स्क्वायर है तो ये 9 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम लिखें नेक्स्ट, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80 - 2, 80 - 2 हमारे पास 78 आएगा, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे देखें, अगर हम इसको काटें, 9 1s आर 9, 9 9s आर 81, तो यहाँ पे हमारे पास प्लस क्या बचेगा, 9। इन दोनों को अगर हम प्लस कर दें 78 + 9 को, तो ये हमारे पास 87 आ जाएगा। ये एक सिंपल कैलकुलेशन थी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है।
अच्छा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, बेसिकली उन्होंने एक्सटीरियर एंगल पूछा था, ठीक है, ये इंटीरियर एंगल नहीं था। तो जो कोई भी पॉलीगॉन होती है, ठीक है, उसका जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो आपने हमेशा फिक्स याद रखना है, 360 डिग्री होता है, ठीक है। लेकिन जो उसके इंटीरियर एंगल होते हैं ना किसी भी पॉलीगॉन के, वो डिपेंड करता है कि वो पॉलीगॉन ट्राई एंगल है, ठीक है, हमारे पास वो रेक्टेंगल है, या हमारे पास पेंटागन है, ठीक है, या हेक्सागन है, ठीक है, यानी उसके कितने कोने हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल का जो फार्मूला यूज करते हैं वो आपने याद रखना है, ठीक है, इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, वो आपने याद रखना है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन हमारे पास इक्वल होता है n-2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब यहां पे n से मुराद ये है कि उसके कितने कोने हैं। जैसे ट्राई एंगल जो होती है हमारे पास, ठीक है, ऐसे ट्राई एंगल, इसके ये 3 ऐसे कोने हैं, ठीक है, 3 कोने हैं, तो n की जगह पे हम वैल्यू लिखते हैं 3, ठीक है, -2 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री। अब अगर हम देखें 3 - 2 1 आ जाएगा, 1 ज़रब 180, तो ये हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। जो इसके ये इंटीरियर एंगल है इनका सम, इसको जमा करें, इसको जमा करें, इसको जमा करें, तो ये टोटल कितना आएगा। हमेशा कोई भी ट्राई एंगल हो, ठीक है, ठीक है, वो अक्यूट हो, एब्स्ट्यूज हो, ठीक है, जो भी हो, तो उसका राइट एंगल हो, जो भी हो, उसका जो इंटीरियर एंगल्स का सम होगा वो 180 डिग्री आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। 1 एकड़ इज इक्वल टू, ये जो 1 एकड़ होता है ये 43,560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है, ठीक है। फीट आपको पता छोटा यूनिट है, तो 1 एकड़ जो है उसको अगर हम मैयर करें ऐसे मुरब्बा शक्ल में, ठीक है, स्क्वायर में मैयर करें, तो उसमें फीट जो बनेंगे वो 43,560 स्क्वायर फीट बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास मैथ का। अ पर्सन वॉक्स एट 12 किलोमीटर पर आवर इंस्टेड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर, यानी उसकी स्पीड पहले जो थी ना वो 9 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन अब उसकी स्पीड 12 किलोमीटर पर आवर हो गई है। अब जब ये 12 किलोमीटर पर आवर हुई है तो ही कैन कवर 10 किलोमीटर मोर, यानी अगर उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर थी तो वो जितना डिस्टेंस कवर करता है वो उससे 10 किलोमीटर मजीद डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी स्पीड अगर 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, इस पे हम फार्मूला लगाएंगे S इज इक्वल टू VT, जो कि डिस्टेंस और टाइम का फार्मूला होता है, ठीक है, डिस्टेंस, टाइम और वेलोसिटी का, जो कि हमारे पास इक्वल होता है S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाइड बाय T। ये वाला फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम ये T की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास बराबर हो जाएगी, ये V हम इस साइड पे लेके चले जाएंगे S ओवर V के। अब इसमें हमारे पास T तो वैसे रहेगा, टाइम हमें दिया हुआ ही नहीं है, हमने फाइंड भी नहीं करना, ठीक है, डिस्टेंस फाइंड करना है, बेसिकली एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। तो अब हमारे पास हो जाएगा S की जगह पे हम लिखेंगे X। सपोज कर लेते हैं कि उसने X डिस्टेंस कवर किया, हाँ, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं है ना, हमने तो फाइंड करना है, ठीक है। ओवर जब उसने 9 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ लगाई तो फिर हम यहाँ पे V जो है स्पीड उसकी लिख देंगे 9। अच्छा, दूसरी साइड पे हम क्या करेंगे, T इज इक्वल टू S ओवर V, यही वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। अब जब वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है तो वो क्या करता है जी, वो जो डिस्टेंस कवर करता है ना, अगर वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड लगाता है, ठीक है, तो फिर वो जो डिस्टेंस कवर करता है, एक तो x जितना 9 के हिसाब से चलता था, प्लस x में 10
मजीद ऐड कर देते हैं हम, क्योंकि वो 10 किलोमीटर मोर डिस्टेंस कवर करता है जब वो 12 किलोमीटर के हिसाब से दौड़ता है तो। ठीक है, अब हमने फाइंड क्या करना है, द एक्चुअल डिस्टेंस, असल वाला जो डिस्टेंस है जो उसने कवर किया है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास दो इक्वेशंस आई हैं, जिसमें एक में t इज इक्वल टू एक्स ओवर 9 है, एक में t इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 ओवर 12 है, यानी ये t की वैल्यूज जो हैं ये सेम है। ठीक है, तो हम इनको इक्वेट कर लेते हैं। ठीक है, एक दूसरे के इक्वल ले लेते हैं, यानी x ओवर 9 को हम लेंगे इक्वल इसके x प्लस 10 ओवर 12 के। अब नेक्स्ट हमारे पास, हमने x के लिए इसको सॉल्व करना है, तो 12 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x के साथ, तो ये हो जाएगा 12x इज इक्वल टू 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों के साथ, 9 को पहले x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x हो जाएगा, प्लस 9 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 90 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने x की वैल्यू साइड पे कर लेनी है, बाकी कांस्टेंट दूसरी साइड पे रहने देना है। ठीक है, ये 12x हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस 9x इज इक्वल टू, ठीक है, ये यहाँ पे 90 वैसे आ जाएगा। अब 12x में से 9x निकालेंगे, हमारे पास 3x बचेगा जो कि बराबर हो जाएगा 90 के। ठीक है, अब हम इसके बाद x की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 90, इस 3 को हम दूसरी साइड पे लेके चले जाएंगे। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, ठीक है, 30 आ जाएगी। तो एक्चुअल जो डिस्टेंस वो कवर करेगा वो 30 किलोमीटर कवर करेगा जब वो 9 की स्पीड से मूव कर रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट डिस्टेंस अ बॉल ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ठीक है, इफ इट ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 75 मीटर, यानी कि उसने 75 मीटर से ना एक बॉल को ड्रॉप किया है। जाहिर है ये यहाँ पे आई है, ड्रॉप हुई है, यहाँ पे रुक तो नहीं जाएगी ना, यहाँ से रिबाउंड होगी, दोबारा फिर वापस आएगी। जाहिर है जब ये यहाँ पे बॉल 75 मीटर से हमने गिराई है, तो जाहिर है दोबारा ये 75 तक तो नहीं जाएगी ना। अब क्या करेगी, ये यहाँ तक चली जाएगी सपोज। ठीक है, अब यहां से दोबारा नीचे आएगी, यहां पे टकराएगी, तो ये यहां तक सपोज चली जाएगी, फिर नीचे आएगी तो यहां तक चली जाएगी, फिर डिस्टेंस इसका मजीद कम हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे करते करते बिल आखिर जो है ना ये स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी जमीन पे। ठीक है, अच्छा, वो कहता है कि अगर ये 2/5 के हिसाब से रीबाउंड हो, ठीक है, यानी मिसाल के तौर पे उसने 5 मीटर का डिस्टेंस कवर किया था, लेकिन 5 मीटर का सपोज उसने डिस्टेंस कवर किया यहां से यहां तक, लेकिन जब ये दोबारा रीबाउंड हुई तो सिर्फ ये गई 2 मीटर तक। ये 2/5 का मतलब ये है कि शुरू में इनिशियली वो अगर उसने 5 मीटर का डिस्टेंस अप कवर किया है ना, ठीक है, ऊपर से नीचे तक आते हुए कवर किया है ना, तो नीचे टकराने के बाद दोबारा जब वो ऊपर आएगी तो उसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो 2 मीटर का कवर करना है, क्योंकि उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वहां पे डेसिपेट हो जाएगी। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से जब एक चीज दूसरी चीज पे टकराती है तो जाहिर है वहां पे हीट भी प्रोड्यूस होती है, उसमें भी एनर्जी यूज हो जाती है। ठीक है, तो ये फिजिक्स में एक कंसेप्ट है। ठीक है, सेम हाइट तक दोबारा बाल नहीं आती है, और कॉमन भी है, आप बाल को ऐसे फेंके, ठीक है, तो वो दोबारा वहां तक नहीं जाएगी जहां तक आपने फेंका था। ठीक है, ऊपर से गिराएं अगर तो इसमें हमने डिस्टेंस कवर क्या करना है कि जब ये यहाँ से यहाँ तक 75 मीटर यहाँ तक आई, फिर दोबारा ये यहाँ तक आई, यहाँ से इधर आई, फिर यहाँ से यहाँ तक आई, यहाँ से यहाँ तक आई, ये सारा डिस्टेंस कितना बनता है तब तक, यहाँ से फेंकने तक और यहाँ पे इसके स्टिल होने तक, ये टोटल डिस्टेंस हम कवर करना है। यहाँ से फेंकने तक ऊपर नीचे होते होते दोबारा ये यहाँ तक स्टिल हो जाए, साकिन हो जाए, तब तक का हमने डिस्टेंस जो है ना वो कैलकुलेट करना है। अच्छा, इसमें जो शुरू वाला डिस्टेंस है, सपोज अगर हम उसको ले लेते हैं कि D1 ले लेते हैं जो 75 मीटर है। ठीक है, तो D2 नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं, D2 कितना होगा, वो हमारे पास
होगा जी 75 जो ओरिजिनल डिस्टेंस था पहली दफ़ा का, मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2/5 के साथ। अब हमने 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है, ठीक है। होगा क्या, अगर हम इसको कैलकुलेट करें 5 1s are 5, तो ये 5 1s are 5, इधर से 2 बचेगा 25 बन जाएगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास 15 2s are 30। ये जो D2 है दोबारा ये जो यहाँ से यहाँ तक आएगी तो अब वो 75 मीटर नहीं आएगी बल्कि 30 मीटर आएगी। अब देखें ये 35 मीटर जो है ये अप जा रही है, जब ये 30 मीटर यहां तक जाएगी तो जाहिर है इसने दोबारा फिर नीचे गिरना है। वो कितना डिस्टेंस होगा डाउन वाला, वो भी कितना हो जाएगा 30, जितना ऊपर गई है, ठीक है, उतना ही दोबारा डिस्टेंस ट्रेवल करके चली जाएगी नीचे, दोबारा फिर यहां तक नहीं आएगी, दोबारा सिर्फ ये यहां तक रुक जाएगी, ठीक है। यानी इसमें आपने ये समझना है कि जितना ऊपर जाएगी, ठीक है, वो एक डिस्टेंस होगा, अगर 30 है तो उतना ही जाहिर है वहां से नीचे गिरेगी, वो भी 30 ही होगा, ठीक है। तो इस वजह से यहां पे हम 30 जमा 30 क्या लिखेंगे, 60 लिखेंगे। नेक्स्ट हम D3 कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। जब वो एक बार फिर टकराई तो फिर कितना डिस्टेंस उसने कवर किया। अब हम ये 75 नहीं लेंगे, अब हम इन दोनों में से कोई एक लेंगे, 60 का हाफ ले लेते हैं, ठीक है। 60 का हाफ लेंगे, या अप वाला या डाउन वाला, ठीक है। तो वो हमारे पास हो जाएगा 30, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2/5 के साथ, तो ये हमारे पास 5 1s are 5, 5 6 are 30, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12, ये आपके पास अप के लिए हो जाएगा, प्लस डाउन भी तो उतना ही आएगी, मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे डाउन भी उतना, जितना अप लेंगे उतना ही डाउन ले लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 12 + 12 कितना हो जाएगा 24। अब अगेन D4 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो अगेन इसका हाफ लेंगे या अप इसका हाफ ले लें, या फिर हम ये कह सकते हैं कि एक डिस्टेंस लेना है, या अप का या डाउन का। तो ये कितना है 12 है, इसको अगेन मल्टीप्लाई करेंगे हम 2/5 के साथ, ठीक है। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ 24 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको हम डिवाइड करेंगे 24 को 5 पे तो क्या हो जाएगा, 5 4s are 20, 4 बचा, इसके साथ यहाँ पे पॉइंट लगा के, ठीक है, और 40 बन जाएगा, 5 8s are 40। ये हमारे पास एक डिस्टेंस है अप का, ठीक है। जब जितना अप का होगा उतना ही हमारे पास होगा डाउन का, तो इसको हम करेंगे तो ये 9.6 हो जाएगा। अब यहाँ तक हमारे पास ये वाले डिस्टेंसेस आ गए हैं, तो क्या हम बाकी भी ऐसे फाइंड करें और जहाँ तक वो साकन हो जाए तब तक निकालें? नहीं, वो एक लेंथी प्रोसेस है, इन्फिनिटी पे भी बात जा सकती है। तो हम यहाँ से आगे जो है वो इसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन, उसमें क्या होगा, हम ये वाली वैल्यूज़ लेंगे, ठीक है, जो डबल डबल है। तो यहाँ लिखते हैं 60 + 24 + 9.8 9.6, ठीक है। ये एक हमारे पास सीरीज बन गई है, ठीक है। नेक्स्ट हम लेंगे तो वो जो है ना इसी फार्मूले से कैलकुलेट होंगे, यहाँ से हाफ लेके उसको 2/5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा, इस वजह से अप टू सो ऑन, ऐसे 9.6 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन गई है, अब इस ज्योमेट्रिक सीरीज का हमने सम फाइंड करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो है हमारे पास एक फार्मूला होता है, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू S से सम। वो हमारे पास होता है A1/1 - R, ठीक है। यहाँ पे जो R है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक रेशियो है, ठीक है। अब R हमारे पास ज्योमेट्रिक रेशियो है तो हम R की वैल्यू फाइंड करेंगे। R की वैल्यू फाइंड कैसे की जाती है, ये सिंपल सा आपने ज्योमेट्रिक सीरीज में ज़हन में रख लेना है। ये 9th 10th में अगर आपने पढ़ी है तो हमारे पास ये A1 है, ये A2 है, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड, ये थर्ड। जो A2 है, ठीक है, वो हम ऊपर रखते हैं और उसको डिवाइड करते हैं हम A1 पे।
60 पे अब हम इसको डिवाइड करेंगे। अगर हम इसको कट करें तो 12 पे कट करें, 12 2s आर 24, 12 5s आर 60, 2/5 आएगा। बेसिकली जो उसने रीबाउंड का बताया ना, वही वैल्यू जो है ना वो आर की आएगी हमारे पास यहाँ पे ना। तो हम ये आर की ये वाली वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करेंगे। A1 हमारे पास 60 है ओवर 1 माइनस ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2/5, ठीक है। वैसे तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम 60 ओवर, अच्छा यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे 5, यहाँ बनेगा 5 1s आर 5 माइनस ये 5 5 से कट गया 2 बचा, ठीक है, 5 माइनस 2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 60 ओवर 5 माइनस 2 3 ओवर क्या हो जाएगा 5, ये हमारे पास इक्वल होगा 60 मल्टीप्लाइड बाय, इसको हम रिवर्स कर देंगे। इस बटे की जगह पे अगर हमने मल्टीप्लाई लगाया ना तो नीचे वाला जो हमारे पास फ्रैक्शन या बटा है इसको हम रिवर्स कर देंगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे, 5/3, ठीक है। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 3 1s आर 3, 3 2s आर 6 और ये साथ 0 लग जाएगा। 5 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20 के साथ, ठीक है, तो वो हमारे पास होता है 100। अब ये हमारे पास जो सम ऑफ सीरीज है ना ये आ गई है 100। तो क्या यही 100 जो है ना इसका डिस्टेंस है? नहीं, यहाँ पे आपने समझना ये है कि जब हम ज्योमेट्रिक सीरीज ले रहे हैं तो उसमें हमने 75 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि वो एक साइड का डिस्टेंस है, क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है, उसमें हमने सिर्फ ऊपर से फेंका है, ठीक है, दोबारा वो 75 की हाइट तक नहीं गया, ठीक है। तो इस वजह से हमने उसको इस सीरीज में भी शामिल नहीं किया। लेकिन जब हम उसका जो ओवरऑल डिस्टेंस बताएंगे ना तो उसमें हम इस 75 को ऐड करेंगे। तो इस 100 में हम इस 75 को ऐड करेंगे तो वो 175 हो जाएगा, ठीक है, 175 किलोमीटर, नहीं मीटर में है, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। आपको इसकी समझ आ गई होगी, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, ठीक है। मैंने आपको ये भी वजह बता दी है कि क्योंकि वो सिंगल डिस्टेंस है सिर्फ ऊपर से नीचे आने का, ठीक है। तो इस वजह से हमने ज्योमेट्रिक सीरीज में उसको इंक्लूड नहीं किया, लेकिन उसने टोटल डिस्टेंस का कवर किया है तो हम 75 उसको भी कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम 100 आया इसको भी कंसीडर करेंगे, दोनों को मिलाएंगे तो 175 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 40 है। अ क्लॉक स्ट्राइक वंस एट 1 o'clock, 1 बजे उसकी जो स्ट्राइक है वो 1 है। 2 at 2 o'clock यानी 1 बजे एक स्ट्राइक, 2 बजे 2 दफा वो क्लॉक बजता है, ठीक है। 3 बजे 3 दफा वो क्लॉक बजता है, 3 दफा उसकी आवाज टक 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 की आती है, ठीक है। प्लस 4 बजे 4 हो जाएगा, ठीक है, 5 बजे 5, इस तरह की ये स्टेटमेंट में बताया गया है कि स्ट्राइक्स आफ्टर 12 आवर्स, टोटल 12 घंटों तक वो इस तरह बजता है। तो उसकी हमने टोटल स्ट्राइक्स बतानी है, ठीक है, कि 12 बजे वो 12 बार बजे, 3 बजे वो 3 बार बजे, इसी तरह बाकी भी डिस्टेंस 1 बजे से लेके 12 बजे तक, इस सारे का सम हमने बताना है, ठीक है। तो इसके लिए हम फार्मूला जो यूज करते हैं वो है हमारे पास n इंटू n+1 ओवर 2। ये वाला क्वेश्चन इधर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसमें जो हम n लेंगे वो लास्ट टाइम कितनी बार बचा है, ठीक है, 12 घंटे, यानी टोटल जो घंटे बनते हैं वो कितने हैं, तो वो है हमारे पास 12, ठीक है, इंटू यहाँ पे भी n की वैल्यू 12 + 1, ठीक है, बटा हमारे पास हो जाएगा 2। अब हमारे पास 12 इंटू 12 + 1 कितना हो जाएगा 13, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। अब हम इसको कट करेंगे, 2 1s आर 2, 2 6 आर 12, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 के साथ तो ये 78 इसका आंसर आ जाएगा। 78 टाइम्स जो है ना वो क्लॉक इस तरह स्ट्राइक करता है। नेक्स्ट हम बाकी क्वेश्चंस देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 41, दो दो हाथ होना का मतलब है। तो ये तो कॉमन सी चीज़ है, जब हम कहते हैं किसी से लड़ते हैं तो कहते हैं जी आज दो दो हाथ हो ही जाए जी, यानी कि लड़ाई हो ही जाए। तो दो दो हाथ होना का मतलब है लड़ाई होना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, इसमें है याद अल्लाह होना। अब इसमें जो है ना वो कंफ्यूज भी करेगा, आम चीज़ है कि उसमें उसने ऑप्शन दिया हुआ था अल्लाह अल्लाह करना, लेकिन इसका जो सही आंसर बनेगा वो है बनेगा जान पहचान होना। ये बेसिकली 2019 के पास्ट पेपर्स में से क्वेश्चन उसने उठाया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, वो नज़म जिसका रदीफ और काफिया अलग अलग हो कहलाती है, तो उसको हम मसनवी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास आज़ाद नज़म भी उसको हम बोलते हैं, आज़ाद नज़म भी इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, दर्ज झैल में फ़ील मुतलिक। तो फ़ील मुतलिक की मिसाल है वो लाया। क्वेश्चन नंबर 44, वो फ़ेल जो दूसरे फ़ेल को मिलाकर मानी पर जोर देकर अदा किया जाए, उसको हम बोलते हैं इमदादी फ़ेल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 है, ये अलामत किसकी है? तो ये वक्फा की अलामत है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 47, दर्ज झैल मुतरादिफ लफ्ज अरबी ज़बान का है, ठीक है। इनमें से कौन सा लफ्ज, जैसे सूरज, इसके लिए वर्ड आफ्ताब भी यूज़ करते हैं, खुर्शीद भी, शमस भी, ठीक है। तो इनमें से कौन सा लफ्ज जो है वो अरबी ज़बान का है? तो शमस जो वर्ड है ये अरबी का वर्ड है, ठीक है, अरबी का लफ्ज है। 48 क्वेश्चन नंबर है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सिल्वर जो है ये कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। इसके लिए इसी वजह से जो सिल्वर की वायर्स हैं वो यूज़ की जाती हैं इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए, ले जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 है, विच इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। तो ये जो कॉन्टिनेंट स्मॉलेस्ट है ये हमारे पास ऑस्ट्रेलिया है, एरिया वाइज पूछा गया है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 50, रॉकी माउंटेन्स आर इन, ये रॉकी माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस थे, 50 के करीब हमने क्वेश्चंस को डिस्कस किया जो मॉर्निंग पेपर में थे। ये उसका पार्ट 2 हमने बनाया, ठीक है, वीडियो की शक्ल में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। इसमें जो मिस्टेक हैं, ठीक है, वो आप खुद भी देखिएगा, इनको काउंटर वेरीफाई भी कीजिएगा, ठीक है। और हमें कमेंट सेक्शन में इसके मुतालिक बताइएगा भी मिस्टेक्स के लिए। अभी तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।